जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं भारतीय वायुसेना को लेकर आई एक अपडेट से। भारतीय वायुसेना के द्वारा 3 मार्च की सुबह पहली बार कारगिल एयरफील्ड में जो C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट है, इसको लैंड करवाया गया है। और ये जो एयरफील्ड है, ये बेसिकली 9,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और इसके पहले अगर हम AN-32 की बात करें और C-130 जो सुपर हरक्यूलिस की बात करें, तो ये यहाँ से ऑपरेट करते थे। जैसे कि अगर हम AN-32 के स्पेसिफिकेशंस पे नज़र डालें, तो ये अपने साथ 3 से 4 टन का जो पेलोड है उसको कैरी कर सकता है, जबकि C-130 जो सुपर हरक्यूलिस इस हाइट पर तकरीबन 6 से 7 टन का जो पेलोड है वही कैरी करने में सक्षम है। जबकि C-17 ग्लोब मास्टर की बात करें तो ये अपने साथ 35 टन का जो पेलोड है वो कैरी करने में सक्षम है। हालांकि भारतीय वायुसेना की तरफ से ये भी बताया गया है, क्योंकि कारगिल में कोई अभी समय पार्किंग बे नहीं है, जिसका मतलब ये है कि एक बार में सिर्फ एक ही C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट यहाँ से ऑपरेट कर सकता है। लेकिन फिर भी भारतीय वायुसेना अपनी जो ऑपरेशनल रीच है इसको बढ़ाने का हर संभव प्रयास कर रही है। हमारी अगली बड़ी अपडेट रक्षा मंत्रालय से आ रही है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर रक्षा मंत्रालय ने रशिया के साथ $248 मिलियन का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और ये कॉन्ट्रैक्ट है इंजन को लेकर के, जहां पर 1000 की संख्या में 1000 हार्स पावर के जो इंजन हैं इनको खरीदा गया है। और इनको मुख्य तौर पर भारतीय थल सेना के जो T-72 मेन बैटल टैंक्स हैं इनमें यूज़ किया जाएगा। मौजूदा समय में बात करें तो T-72 मेन बैटल टैंक्स में 780 हार्स पावर का इंजन इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जो पावर की कमी है वो निसंदेह महसूस हुई थी, जिसके बाद से अब ये जो नए 1000 हार्स पावर के इंजन हैं इनकी खरीद को मंजूरी मिली है। रिपोर्ट्स में इंगित किया जा रहा है कि ये जो 1000 हार्स पावर के इंजन है, इनके आने से जो T-72 मेन बैटल टैंक्स है इनकी कैपेबिलिटी में काफ़ी बूस्ट मिलेगा। और जिस जगह पर यहाँ पर पावर लैग की समस्या थी वो भी पूरी तरीके से इसका निवारण करने पर विचार किया गया है। और ये कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से भारतीय थल सेना इस प्रकार के इंजन की तलाश में थी, जो कि फाइनली अब पूरी हो चुकी है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना के जैगुआर एयरक्राफ्ट को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स के साथ जो हादसे हैं ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में हमने भारतीय वायुसेना के एक एयरक्राफ्ट के साथ ग्वालियर में जो हादसा हुआ है उसके बारे में सुना, जो कि रूटीन फ्लाइट में था और टेक्निकल मेलफंक्शन की वजह से वो क्रैश हो गया। तो ठीक उसी प्रकार का हादसा अब पंचकुला में देखने को मिला है, जहां पर हरियाणा के पंचकुला में फ्राइडे को भारतीय वायुसेना का एक जैगुआर एयरक्राफ्ट जो कि रूटीन फ्लाइट पे था वो अचानक से टेक्निकल मेलफंक्शन का शिकार होता है। और वो टेक ऑफ करने के कुछ ही समय के बाद जो कह सकते हैं क्रैश है इसमें हो गया है। और सबसे खास बात तो ये थी कि ये एयरक्राफ्ट बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग शॉर्टी में था और इसमें जो पायलट है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। उन्होंने सही समय पर एयरक्राफ्ट को छोड़ दिया और उसके बाद से वो वहाँ पर सेफली लैंड कर गए हैं। हालांकि मामले की जानकारी के लिए जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन है वो किया गया है, ताकि हादसे का जो एग्जैक्ट रीज़न है वो पता चल सके कि आखिरकार जो एयरक्राफ्ट है वो क्रैश कैसे हुआ है। लेकिन एक के बाद एक जो हो रहे हादसे हैं निस्संदेह भारतीय वायुसेना की चिंता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। हमारे अगली बड़ी अपडेट आ रही है डसाल्ट एविएशन से। डसाल्ट एविएशन की तरफ से एक बड़ा फैसला किया जा सकता है। हाल ही में डसाल्ट एविएशन ने अपना जो प्लान है भारत में प्रोडक्शन लाइन को लेकर इसको क्लियर कर दिया है, जहां पर एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है। अगर हम फ्रेंच एरोस्पेस डसाल्ट की बात करें तो वो भारत में जो फाइनल असेंबली लाइन है राफेल फाइटर जेट की उसको स्टैब्लिश करने की तैयारी कर रहा है। अब अगर हम ल्यूसिन नोवेल के रिपोर्ट की बात करें जो कि 5 मार्च 2025 को पब्लिश करी गई थी, तो उसमें डसाल्ट एविएशन के CEO एरिक ट्रैपियर ने एक स्ट्रेटेजिक जो मूव है इसके बारे में चर्चा करी है, जहां पर उन्होंने कहा है कि डसाल्ट एविएशन को भारतीय वायुसेना से एक बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस बड़े ऑर्डर को पूरा करने के लिए हम भारत में जो फाइनल असेंबली लाइन है इसको स्टैब्लिश करने वाले हैं, जहां पर हम इस नया जो हमारे पर बड़ा वर्कलोड बनता जा रहा है उसको हम एब्जॉर्ब करेंगे। डसाल्ट की जहां तक बात रही तो वो ग्लोबल डिमांड को पूरा करने में थोड़ा विफल साबित हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो ऑर्डर बुक है वो 200 को पार कर रही है, लेकिन उनका जो प्रोडक्शन रेट है वो उतना ज़्यादा नहीं है। और यही ग्लोबल डिमांड पूरा करने के लिए वो एक फाइनल असेंबली लाइन भारत में स्टैब्लिश करना चाहते हैं, जहां पर इन 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा। आपको बताते चलें कि इसके पहले भारत ने 36 की संख्या में राफेल फाइटर्स को ऑर्डर किया था और एक और बड़ी डील अब साइन होने वाली है, जो कि 26 राफेल M फाइटर्स की है, जो कि भारतीय वायुसेना की तरफ से दी जाएगी। डसाल्ट एविएशन का ये मानना है कि भारत के ऑर्डर मिलाकर के इजिप्ट और दूसरे जो देश हैं उनके ऑर्डर को मिलाकर के डसाल्ट एविएशन अपने प्रोडक्शन रेट को स्केल अप करना चाहती है, लेकिन इसमें अभी वो असमर्थ है, क्योंकि उनकी कैपेसिटी 1 से 2 फाइटर एयरक्राफ्ट प्रति माह की है। लेकिन वो इसको और ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने ये अनाउंस किया है कि भारत में जो राफेल की प्रोडक्शन लाइन है वो हमें देखने को मिल सकती है, ताकि इस कार्यभार को कम किया जा सके।
ये पहली बार नहीं था जब डसॉल्ट एविएशन की तरफ से इस तरह की बात करी गई हो। इसके पहले भी डसॉल्ट एविएशन ने इसी प्रकार की चर्चा करी थी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि ये जो नंबर्स हैं ये ऑर्डर पर डिपेंड करेंगे, यानी ये जो निर्णय है ये ऑर्डर के नंबर पर डिपेंड करेगा कि कितनी संख्या में भारत की तरफ से एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए जाते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट एमआरएफए को लेकर आ रही है, और अगर ये रिपोर्ट सच है तो निस्संदेह एमआरएफए में अब कुछ नई एंट्री हमें देखने को मिलेंगी। हाल ही में आपको पता होगा कि हाई लेवल जो कमेटी है इसने अपनी जो रिपोर्ट है पब्लिश करी है, और इसको लेकर अब जो मीडिया में रिपोर्ट्स हैं वो आनी शुरू हुई हैं। और अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो हाई लेवल डिफेंस मिनिस्ट्री की जो कमेटी है इसने भारतीय वायुसेना की उस रिकमेंडेशन को स्वीकार कर लिया है जहां पर पोटेंशियली 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को एमआरएफए टेंडर में जगह देने की बात करी गई थी। और इस मामले के जानकार लोग ये मानते हैं कि पहली बार ऐसा होगा कि भारत जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के ऑफर्स हैं इनको एमआरएफए में कंसीडर करेगा, और यहाँ पर वो सारे नियम लागू होंगे एमआरएफए रूल्स के जो कि बनाए गए थे। यानी कि इस फ्रेमवर्क में हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का लेवल, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और अपग्रेड और मॉडिफिकेशन की जो बात थी वो यहाँ पर लागू होती नजर आएगी। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि यह निर्णय किस हद तक फलीभूत होता है, क्योंकि अगर हम 5th जनरेशन फाइटर्स की बात करें तो दो संभावित एयरक्राफ्ट ही हमारे पास हैं, वो है F-35 लाइटनिंग 2 और Su-57 फैलन, जिसमें से एक एयरक्राफ्ट के बारे में तो हम सब जानते हैं कि लोकल प्रोडक्शन और अपग्रेड और मॉडिफिकेशन बहुत मुश्किल है, और वो है F-35, क्योंकि अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ही प्रोटेक्टेड है। और ऐसे में अगर अमेरिका को ये सारी बातें बताई जाती हैं तो अमेरिका का रिएक्शन क्या होगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि F-35 की जहां तक बात रही, अमेरिका इसको लेकर बहुत प्रोटेक्टेड रहता है और बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो F-35 में किसी प्रकार के मॉडिफिकेशन की मंजूरी दे। और रही बात Su-57 फैलन की, तो इसको लेकर रूस ने तो क्लियर कर दिया है कि यह भारत के इंटरेस्ट के ऊपर है। अगर भारत चाहेगा तो वो इसके लोकल प्रोडक्शन पे भी गौर कर सकते हैं। इंडियन मेड जो वेपन सिस्टम है इसके इंटीग्रेशन को मंजूरी भी मिल सकती है। इसके अलावा और भी दूसरे जो इंडिजिनस प्रोग्राम है इस पे समर्थन दिए जाने की बात उनके तरफ से की गई है। तो आने वाले भविष्य में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि डसॉल्ट एविएशन हो या फिर यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन हो, इन दोनों में हमें बड़ी हरकत देखने को मिली है। हमारी अगली बड़ी अपडेट HLFT-42 को लेकर आ रही है। HLFT-42 को ये लेकर स्पष्ट हो चुका है कि ये सिर्फ एक ट्रेनर की भूमिका नहीं निभाने वाला है, बल्कि ये एक डेडिकेटेड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की भूमिका निभाएगा, और इसका एक कॉम्बैट वेरिएंट भी हमें देखने को मिलेगा। शुरुआती समय पर यह माना गया था कि जो HLFT-42 है यह सिर्फ हमें ट्रेनर की भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पष्ट हो चुका है कि HLFT-42 में जो मल्टी रोल कैपेबिलिटीज है वो ऐड करी जा रही हैं, और ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की भूमिका भी निभाता नजर आएगा। हालांकि आपको बता दें कि साइज में ये तेजस से बड़ा है, और इसके इंजन को लेकर अभी स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है कि कौन सा इंजन इसमें यूज किया जाएगा। इनिशियली ये माना गया था कि F414 से ही एयरक्राफ्ट पावर्ड होगा, लेकिन HAL ज़्यादा पावरफुल इंजन को कंसीडर कर रही है, और ऐसे में AL-31 का नाम भी सामने आ रहा है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्पष्ट नहीं है कि किस इंजन के साथ इस एयरक्राफ्ट को लॉन्च किए जाने की तैयारी की जा रही है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।